हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। नाइन्थ की साइंस के चैप्टर में क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने तत्व और यौगिक, ये पिछले जो है लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। और मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये भी हमने जाना है। आज हम लोग जानना चाहेंगे कि मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट फॉर्म ए मिक्सचर। जो मिश्रण हैं उनके अवयवों को हम किस तरह से अलग करते हैं, किस तरह से उनको हम पृथक करते हैं, आज हम ये जानेंगे। देखिए, मिश्रण के विभिन्न अवयवी घटकों को अलग करने की विधि को हम पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण क्या है, ये देखिए, मिश्रण के विभिन्न अवयवी घटकों को अलग करने की विधि को पृथक्करण कहते हैं। तो पृथक्करण क्या है कि जो भी मिश्रण में उसके अवयवी घटक हैं उनको हम अलग करें, पृथक करें, अलग करें, इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। देखिए, जो ये पृथक्करण है ये कितने तरह का होता है। देखिए, यहाँ है आपका पृथक्करण। पृथक्करण को हम तीन मुख्य भाग में बांटे हैं। पहला, दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण, इसमें दो ठोस आपके होंगे। दूसरा है आपका एक ठोस तथा एक द्रव के मिश्रण का पृथक्करण, मतलब इसमें एक ठोस है और एक द्रव है। तीसरा है दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। तो तीन तरह से ये है हमारा। अब पहले पर हम आते हैं। पहला जो हमारा है क्या है, दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। इसमें दो ठोस होंगे, इसको हम लोग 3 पॉइंट में जानेंगे। एक है ऊर्ध्वपातन द्वारा, दूसरा है उपयुक्त विलायक द्वारा, तीसरा है चुंबक द्वारा। ये दो ठोस को हम लोग, दो ठोसों का जो मिश्रण होगा उसको इन तीन विधियों द्वारा हम अलग करेंगे। इसी क्रम में ये देखते हैं एक ठोस तथा एक द्रव के मिश्रण का पृथक्करण। इसमें एक ठोस है और एक द्रव होगा। इसका हम मिश्रण जो होगा इसको कितनी विधियों से अलग कर रहे हैं, ये देखिए, छानकर, क्रिस्टलीकरण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, अपकेंद्रीकरण द्वारा, क्रोमेटोग्राफी और आसवन। इन 6 विधियों से हम एक ठोस और एक द्रव के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा, दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण को अलग करना, उनका पृथक्करण। इसको दो विधियों से हम देखते हैं। एक प्रभाजी आसवन होता है और दूसरा पृथक्कारी फनल द्वारा इसका हम पृथक्करण करते हैं। अब आइए इन पर हम डिटेल चर्चा करते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। सबसे नंबर 1, दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। इसमें सबसे पहले ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण। ऊर्ध्वपातन से आप लोग परिचित होंगे। ऊर्ध्वपातन क्या है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले वो सीधे अगर वाष्प में बदल जाता है, तो इसी घटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब हम ठंडा करेंगे तो भी वो बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाता है, तो ये घटना जो है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसी के द्वारा हम ऐसे पदार्थों को इसमें अलग करेंगे जिसमें ऊर्ध्वपातन की घटना हो। अब जैसे देखिए कि नमक है हमारा, NaCl नमक है। अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नौसादर कहते हैं, नौसादर का सूत्र है आपका NH4Cl। नौसादर का क्या है सूत्र, NH4Cl। ये देखिए, दोनों क्लियर हो गया, आपका नमक हुआ और अमोनियम क्लोराइड नौसादर।
इसके मिश्रण को अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम अलग करते हैं, क्योंकि नमक चलिए क्रिस्टलीय ठोस हो गया और अमोनियम क्लोराइड जो होगा इसमें ऊर्ध्वपातन की घटना का गुण है, तो इसीलिए हम इसको ऊर्ध्वपातन पृथक्करण से अलग करते हैं। इसके अन्य उदाहरण में आपका आयोडीन तथा चाक है, दूसरा आपका नेप्थलीन तथा पोटेशियम क्लोराइड है, नेप्थलीन और पोटेशियम क्लोराइड है। अब आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम करते हैं। ये जो ऊर्ध्वपातन की घटना है ये कैसे इसको हम करते हैं, इसके लिए आप एक फिगर ये देखिए, ये देखिए जो फिगर है आपका, ये अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड के इस ऊर्ध्वपातन में देखिए एक स्प्रिट लैंप द्वारा एक एक पोर्सलिन प्लेट, ये पोर्सलिन प्लेट है, इस पोर्सलिन प्लेट में जो आपका अमोनियम क्लोराइड और नमक, इसके जो चूर्ण या पाउडर जो भी हैं ये इस पोर्सलिन की प्लेट में रखी हुई है। और हम क्या करते हैं, एक फनल कीप इसको उल्टा करके, ये जो कीप है इसको उल्टा करके इसमें रख देते हैं, और जो यहाँ ऊपर जो ये भाग है कीप का, इसको रुई से डॉट लगा करके उल्टा कर देते हैं। अब जब गर्म करते हैं तो नमक तो वेपोराइज्ड होगा नहीं, क्या होगा, ये जो नौसादर है आपका अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज्ड होता है, और वेपोराइज्ड होकर के जब यहाँ हम रुई लगाए हैं तो इसी में ये ठोस के रूप में इकट्ठा हो जाता है और इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड को नमक से आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। चलिए आगे हम दूसरा देखते हैं, उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण। ये देखते हैं सेकंड वाला है हमारा, उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण। विलायक तो ऐसे आप जानते ही हैं, लेकिन उपयुक्त विलायक उस ठोस को अलग करने के लिए, उस द्रव से या नहीं, उस दोनों ठोस को अलग करने के लिए कौन सा द्रव के रूप में विलायक आपको चाहिए, इसीलिए यहाँ उपयुक्त विलायक का नाम दिया गया है, उपयुक्त विलायक होना चाहिए। अब देखिए इसमें जब मिश्रण का एक घटक किसी द्रव विलायक में विलीय हो जबकि दूसरा घटक ये अविलीय हो, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं और इसको हम उपयुक्त विलायक पृथक्करण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए चीनी तथा बालू के मिश्रण का पृथक्करण। अब चीनी है और आपका बालू है, अगर चीनी और बालू का मिश्रण है और इसको पानी में घोल दीजिए तो पानी में आपका चीनी घुल जाएगा लेकिन बालू नहीं घुलेगा। तो इस तरह से बालू नहीं घुलेगा तो हम बालू और चीनी को अलग कर सकते हैं अब, क्योंकि चीनी पानी में घुल चुका है और अब हम पानी को गर्म करके और फिर चीनी को अलग कर लेंगे, पहले बालू को अलग कर लेंगे और फिर जो चीनी और पानी का विलयन है उससे पानी को गर्म करके चीनी को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे नमक और बालू के मिश्रण का पृथक्करण, बिल्कुल सेम प्रोसेस। नमक और बालू अगर है तो इसको भी पानी में हम घोल लेंगे, इसका उचित विलायक आपका उपयुक्त विलायक पानी ही होगा। लेकिन अगर नमक और चीनी है तब इसमें उपयुक्त विलायक क्या होगा, इन नमक और चीनी को अलग करना है। तो नमक देखिए पानी में घुल जाता है, चीनी भी पानी में घुल जाता है, तब तो हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो उपयुक्त विलायक होगा वो होगा एल्कोहल। एल्कोहल में चीनी आपका घुल जाएगा लेकिन आपका नमक नहीं घुलेगा। तो इस तरह से हम चीनी और नमक को अलग कर सकते हैं। सल्फर और बालू के मिश्रण को जब हम अलग करते हैं तो सल्फर बालू के मिश्रण का जो पृथक्करण है, इसमें सल्फर जो है ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है,
इसीलिए इसके लिए उपयुक्त विलायक हमारा कार्बन डाई सल्फाइड होता है और इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो ये उचित विलायक वाला आपका है। और किस तरह से हम इसको करते हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है आपका बालू का मिश्रण और चीनी का मिश्रण, ये बालू और चीनी का मिश्रण है। अब हम क्या करते हैं, एक बीकर में हमने बालू और चीनी का ये मिश्रण ले लिया। अब सेकंड प्रोसेस अगला हुआ हमारा कि इसमें हम उचित विलायक मतलब पानी, ये पानी हमने इसमें डाल दिया। उचित विलायक आपका पानी है। यहाँ देखिए विलयन आपका हो गया। चीनी के जो कण होंगे वो इस पानी में घुल गए, चीनी के कण इस पानी में घुल गए और बालू के कण आपके नीचे बैठ गए। अब हम क्या करें, एक फिल्टर पेपर लें, एक कीप लें, इस तरह से इसमें हम इसको डाल दें। अब जब इसमें हम डालेंगे तो ये जो बालू के कण नीचे बैठे हुए हैं वो तो नीचे हैं और इसमें भी जो अभी थोड़ा बहुत बालू के कण है वो हम छान के अलग कर दिए। अब जो हमको विलयन यहाँ मिला, ये जो विलयन मिला इसमें चीनी और पानी, इसी का ये विलयन है। अब चीनी और पानी का विलयन हम इसको गर्म कर देंगे, पानी वेपोराइज्ड होकर के उड़ जाएगा और हमारा चीनी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम चीनी और बालू के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। इस क्रम में हमारा देखिए तीसरा है चुंबक द्वारा पृथक्करण। चुंबक द्वारा पृथक्करण कैसे होगा भाई, जाहिर है कि इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। चुंबक ऐसे पदार्थों को जिसको आकर्षित कर लेता है, ऐसे पदार्थ अगर किसी अन्य पदार्थों में मिश्रित हैं तो उनको ही हम केवल अलग कर सकते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ तथा अन्य पदार्थ के मिश्रण को इस विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे लोहे का छीलन तथा सल्फर का मिश्रण, लोहा चुंबक आकर्षित कर लेगा। ऐसे लोहा और कार्बन का पाउडर अगर इसका मिश्रण है तो लोहे को चुंबक आकर्षित कर लेगा और सल्फर को अलग कर देगा। अब देखते हैं कैसे इसको करना है। देखिए यहाँ गंधक और लोहे के छीलन के मिश्रण का पृथक्करण दिखाया गया है। जैसे ये आपका है, इसमें लोहे की छीलन भी है और गंधक सल्फर का मिश्रण है। हमने क्या किया, इसी के नज़दीक एक लोहे के नाल के आकार का चुंबक लेके आए। अब ये चुंबक क्या करेगा, इस मिक्सचर में से लोहे के छीलन को सब यहाँ अपनी पास चिपका लेगा और गंधक अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम गंधक और लोहे के छीलन को ये अलग कर सकते हैं। तो ये आपका था कि ठोस से ठोस को कैसे अलग करते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा एक ठोस तथा एक द्रव का के मिश्रण का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। इसमें एक आपका ठोस होगा और दूसरा आपका द्रव होगा। पहला तो है आपका छान कर पृथक्कृत करना। अब छान कर हम कैसे पृथक्करण कैसे करेंगे, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण में एक द्रव तथा एक अविलीय ठोस होगा, मतलब उस विलयन में जो ठोस है वो घुला न हो। अविलीय ठोस जब उपस्थित रहता है तब जैसे चाक है, जल का मिश्रण अगर लें तो हम इसको आसानी के साथ अलग कर सकते हैं, क्योंकि छान के अलग कर लेंगे, छानना है आपको। अविलीय अगर है तो हम बहुत आसानी के साथ इसको छान कर अलग कर लेते हैं। शहरों में जो पानी पीने का जो व्यवस्था होता है, जो आपूर्ति होता है, उसकी आपूर्ति इसी विधि से की जाती है। आइए हम देखते हैं कि शहरों में जो पानी पीने की व्यवस्था होती है, ये शहरों में पानी पीने की जो आपूर्ति होती है, इसको किस तरह से छान करके अलग करते हैं। छानना आपका फिल्टर पेपर से भी छानना होता है और छानने का जो टैंक कंकड़ बालू है ना, इसका बना दिया जाता है, इससे भी छानना होता है। तो आइए ये देख लेते हैं। जैसे ये जल भंडार है आपका, ये जल भंडार, इसमें ठोस पदार्थ को नीचे बैठाने के लिए एक ये टैंक है, ये आपका टैंक है।
तो इसमें जो बड़े ठोस पदार्थ होंगे वो तलछट में यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। अब इसमें फिर अगला क्या किया गया है, निलंबित अशुद्धियों के तलछट के लिए एक ये भार टैंक इसको नाम दिया गया है, और इसमें फिटकरी वगैरह मिला देते हैं। तो फिटकरी मिला देने से क्या होता है, जो अन्य कण होते हैं वो भी लोडेड हो जाते हैं, भार वाले हो जाते हैं, और अब वो तलछट में यहाँ नीचे बैठ जाते हैं। तो दो तरह से, इस तरह से हमने जो बड़े कण हैं उनको तलछट में बैठा दिया। अब ऊपर हमारा कुछ पानी ज़्यादा साफ़ हो गया है। अब इस पानी को हम ये छानक टैंक मतलब कि इसमें कई परत में आपके मोटे कण में मोटे कंकड़, फिर उससे छोटे कंकड़, और फिर आपके बारीक बालू ये रहेंगे, और ऊपर से जल इसमें डाला जाता है और नीचे से इसको यहाँ से पंप द्वारा ऊपर भेजा जाता है। अब ये टंकी में पहुँचा। अब इस टंकी का क्लोरीनीकरण करते हैं, क्लोराइजेशन करते हैं। इससे बैक्टीरिया रहित हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ये टंकी में ही डाल दिया जाता है। इसको एकत्रित टैंक भी हम कह सकते हैं। और इस तरह से अब इसकी सप्लाई हम अपने घरों में करते हैं। तो इस तरह से शहरों में इसकी सप्लाई की जाती है। इस क्रम में आपका दूसरा होगा क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक्करण, मतलब क्रिस्टल बना देना, सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण प्रक्रम का उपयोग अशुद्ध ठोस पदार्थ के विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करने में किया जाता है। यह गर्म को ठंडा करने का प्रक्रम है, अतः किसी पदार्थ से सांद्र विलयन का क्रिस्टल तैयार हो जाता है तो इसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यह प्रक्रम निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, अशुद्ध पदार्थ को कम से कम जल में घोल करके विलयन बनाया जाता है। विलयन को छानकर अविलीय अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अब इस साफ विलयन को धीरे धीरे सांद्र विलयन या संतृप्त विलयन तैयार करने तक गर्म करते हैं। इसे एक कांच की छड़ से समय समय पर विलयन में डुबोकर देखते हैं। जब छड़ पर छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं तो विलयन संतृप्त हो जाता है और इसे गर्म करना बंद कर देते हैं। अब इस संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। इस प्रकार शुद्ध ठोस तैयार हो जाता है। इन शुद्ध ठोस क्रिस्टलों को छानकर अलग करके सुखा लेते हैं और अशुद्धियाँ ये विलयन में रह जाती हैं। इस विधि से हम अशुद्ध कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम कॉपर सल्फेट को इसे शुद्ध करते हैं। अशुद्ध कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। देखिए, एक ये बर्नर लेते हैं और ये तिपाई पर ये जाली लगा देते हैं और इसमें एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में उबलता हुआ पानी लेते हैं। सीधे हम इसको गर्म नहीं करते हैं। उबलते हुए पानी से जो भाप है, इस भाप को जो भी आपका चाइना डिश है ये इसमें आप कॉपर सल्फेट रख दीजिए। तो कॉपर सल्फेट इसमें रखा हुआ है। ये भाप इसको गर्म करेगा और गर्म करके इस विलयन से वेपोराइज्ड कर देगा पानी को या अन्य अशुद्धियों को। ये हम धीरे धीरे गर्म करते जाते हैं और इस तरह से हमारा जो कॉपर सल्फेट है ये कंसंट्रेट होता जाएगा और ये सब अशुद्धियाँ ये वेपोराइज्ड हो जाएंगी, उड़ जाएंगी और क्रिस्टल के रूप में हमारा शुद्ध कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इस तरह से कॉपर सल्फेट का हम क्रिस्टलीकरण करते हैं। इस कॉपर सल्फेट के अलावा इस प्रक्रम का जो उपयोग है वो जल में विलीय ठोसों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि नमक समुद्री जल से प्राप्त होता है। अनेक अशुद्धियाँ होती हैं,
इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अशुद्ध फिटकरी के नमूने को भी इसी विधि से अलग किया जाता है। चीनी, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट आदि का क्रिस्टलीकरण भी करके हम शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा आपका है वाष्पीकरण द्वारा पृथक्करण। तीसरा आपका है वाष्पीकरण द्वारा पृथक्करण। वाष्पीकरण मतलब कि हम वेपोराइज्ड कर दें। वाष्पीकरण और क्रिस्टलाइजेशन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्रिस्टलाइजेशन में अशुद्धियाँ आपकी वेपोराइज्ड हो जाती हैं और जो पदार्थ है वो क्रिस्टल के रूप में बच जाता है। और वाष्पीकरण भी यही है। तो वाष्पीकरण में हम सीधे वाष्प के रूप में सीधे गर्म करके वाष्पीकरण करते हैं। वाष्पीकरण का उपयोग जल तथा अन्य द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ के पृथक्करण में किया जाता है। जल में घुले नमक को वाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। बड़े पैमाने पर वाष्पीकरण का उपयोग समुद्री जल से नमक बनाने में किया जाता है। अवाष्पशील ठोस जैसे कॉपर सल्फेट, पोटाश फिटकरी, पोटेशियम नाइट्रेट, चीनी आदि को जलीय विलयन से वाष्पीकरण करके अलग किया जा सकता है। अब देखिए इसे यहाँ इस प्रोसेस में सीधे दिखाया गया है। इसमें क्या किया गया है, देखिए वहाँ एक चाइना डिश लेकर के और बीकर में पानी रख करके उसके ऊपर आपने गर्म किया था। अब यहाँ चाइना डिश में ये आपका पदार्थ है, सीधे जाली पर आपने बर्नर से इसको गर्म किया। ये आपका गर्म हो रहा है, यहाँ ये गर्म हो रहा है, ये वाष्पीकृत हो जा रहा है जल और यहाँ आपका बच जाएगा। तो इस तरह से नमक ये धीरे धीरे कंसंट्रेट हो जाएगा और कंसंट्रेट होके सिर्फ अवशेष के रूप में आपका नमक बचेगा, बाकी पूरा का पूरा जल आपका वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा। तो इस तरह से ये वाष्पित हो जाता है। ये प्रश्न देखिए आपका है कि काली या नीली स्याही, आपका जो काली या नीली स्याही है इसको हम किस तरह से अलग करते हैं ये देखते हैं। काली या नीली स्याही जो फाउंटेन पेन में उपयोग की जाती है वह द्रव मिश्रण है। यह द्रव में डाई का मिश्रण होता है। डाई स्याही का रंगीन अवयव होता है जो स्याही को काला या नीला रंग प्रदान करती है। हम स्याही के रंगीन अवयवों का पृथक्करण वाष्पीकरण प्रक्रम द्वारा कर सकते हैं। स्याही के वाष्पीकरण के लिए हम चीनी मिट्टी की एक प्याली में स्याही को डालकर सीधे बर्नर पर गर्म नहीं कर सकते, जैसा कि हम नमक के विलयन में अभी किया था, क्योंकि स्याही में बनी डाई ये उच्च ताप पर विघटित हो जाती है। तो हम सीधे इसको नहीं गर्म करेंगे, जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन के लिए किया था तो उस तरह से करेंगे। ये बीकर लेंगे और इस बीकर में हम ये चाइना डिश लेंगे और इसमें स्याही डालेंगे। बर्नर से हम इस बीकर को गर्म करेंगे। बीकर में जो पानी है ये भाप के रूप में बदलेगा, इस भाप से हम इसको गर्म करेंगे। अतः इसके लिए जैसा कि हमने क्रिस्टलीकरण में भाप द्वारा विलयन को गर्म किया था वैसा ही स्याही का वाष्पीकरण करते हैं। इसके लिए एक बीकर को जल में आधा भरते हैं और बीकर के मुंह पर वाच ग्लास या चीनी मिट्टी की प्याली रखकर कुछ बूंदें स्याही की डाल देते हैं। बीकर को बर्नर से गर्म करना आरंभ कर देते हैं तो उत्पन्न भाप द्वारा वाच ग्लास से वाष्पीकरण होता है। धीरे धीरे सारा जल वाष्पित हो जाता है और डाई ये अवशेष बचा रह जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो शुद्ध पदार्थ है वो स्याही नहीं है। स्याही जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये जल और डाई का मिश्रण है। तो इस क्रम में ये देखते हैं कि दो प्रोसेस हमने जाना, एक क्रिस्टलीकरण और एक वाष्पीकरण। इनमें ये देखते हैं कि क्रिस्टलीकरण जो विधि है ये वाष्पीकरण विधि से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्रिस्टलीकरण विधि ये वाष्पीकरण विधि से क्यों उत्तम है, इसके पॉइंट देखते हैं। यदि विलयन में घुले ठोस पदार्थ में कोई अशुद्धि है तो वह अशुद्धि वाष्पीकरण के बाद बनी रह जाती है और क्रिस्टलीकरण में शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है।
सेकंड वाला है कुछ ठोस जैसे चीनी का वाष्पीकरण करते समय गर्म होने पर वो विघटित हो जाते हैं या झुलस जाते हैं, जबकि क्रिस्टलीकरण में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। तीसरा है वाष्पीकरण प्रक्रम में ठोस चूर्ण जो पाउडर होता है इसके रूप में बनता है, जबकि क्रिस्टलीकरण में ठोस क्रिस्टल बनता है। चौथा है जब विलयन का वाष्पीकरण किया जाता है तो सारा विलायक वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है, जबकि क्रिस्टलीकरण में ऐसा नहीं होता है। इसके क्रम में चौथा हम देखते हैं, चौथा होगा हमारा अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसके द्वारा हम किस तरह से अलग करते हैं इसको देखते हैं। देखिए द्रव में जब महीन कण ये निलंबित होते हैं तो हम इसको फिल्टर पेपर द्वारा छान नहीं सकते। जब हम छानते हैं तो वे चूँकि इतने महीन कण होते हैं कि वे छन के अलग नहीं होते हैं, वे उसमें ही चले जाते हैं। इसको अलग करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं और इस विधि में एक अपकेंद्रीय मशीन होती है। इस विधि द्वारा विषमांगी मिश्रणों को अपकेंद्रीय मशीन में तेजी से घुमाया जाता है और तेजी से घुमा करके इसको अलग किया जाता है। इसके अलग करने के लिए दूध से क्रीम का पृथक्करण, इससे आप समझ सकते हैं। दूध जो कि एक कोलाइडल विलयन होता है, दूध कोलाइडल इमल्शन होता है। इसमें जल परिक्षेपण माध्यम में, डिस्पर्सिंग मीडियम में तथा द्रव ये वसा परिक्षिप्त प्रावस्था में होती है। दूध की डेयरी में अपकेंद्रीय विधि द्वारा दूध से क्रीम वसा को पृथक्कृत किया जाता है। बड़ी अपकेंद्रीकरण मशीन के पात्र में दूध को भर देते हैं और फिर मशीन को तेजी से घुमाते हैं। दूध क्रीम तथा मलाई रहित जो स्किम्ड मिल्क होता है ये पृथक हो जाता है। आजकल फुल क्रीम, टोन तथा डबल टोन्ड प्रकार के दूध ये बाज़ार में आते हैं। दूध के इन प्रकारों में वसा, क्रीम की विभिन्न प्रतिशतता होती है। इस जो प्रोसेस है आपका अपकेंद्रीकरण, इसका एक प्रमुख उदाहरण तो हुआ कि आपका दूध से क्रीम को अलग करते हैं। इसके अन्य अनुप्रयोग क्या हैं? अन्य अनुप्रयोग में इस विधि से जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच होती है। इस विधि से डेयरी तथा घरों में क्रीम से मक्खन निकाला जाता है। कपड़े धोने की मशीन में गीले कपड़ों को निचोड़ने के लिए, जल उससे निचोड़ने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ये अगला आपका पांचवा प्रोसेस है। पांचवा प्रोसेस है आपका क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, एक तकनीक है। इसके द्वारा उन दो या दो से अधिक घुले ठोसों का पृथक्करण किया जाता है जो विलयन में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्रोमेटोग्राफी ये ग्रीक शब्द क्रोमा से बना है जिसका अर्थ है रंग। क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन ये कई प्रकार की होती है, परंतु जो कागज़ का वर्ण लेखन होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे साधारण होता है। कागज़ क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग उन दो या दो से अधिक विलीय ठोस के लिए किया जाता है जो समान विलयन में घुले हों, परंतु इनकी विलीयता अलग अलग हो। कुछ विलीय अधिक घुलते हैं और कुछ कम घुलते हैं। कागज़ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग रंगहीन तथा रंगीन पदार्थों के पृथक्करण में हो सकता है। इसके लिए विशेष प्रकार के
पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो क्रोमेटोग्राफ या वर्णलेखन कहलाता है। तो एक विशेष प्रकार का जो पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर इसको कहते हैं, इसी का उपयोग किया जाता है। अब इसमें स्याही में से डाई को अलग करने के लिए, जो काली स्याही है इसमें ठोस के घटक को अलग करना हो आपको द्रव से, उसके लिए ये प्रोसेस उपयोग में लाई जाती है। काली स्याही में उपस्थित डाई ठोस घटकों का पृथक्करण, ये आप देखिए क्रोमेटोग्राफी कागज या छानक पत्र जो पट्टी है स्टिप, इसको लेते हैं, इसके निचले सिरे में लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच देते हैं। ये आप पट्टी लीजिए, 3 सेंटीमीटर ऊपर तक ये एक रेखा खींच दीजिए, यहाँ आपने खींच दिया। अब इस क्रोमेटोग्राफी पेपर पर रेखा के नीचे पानी में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रख देते हैं। अब इसे सूखने देते हैं, ये रख दिया गया और इसको सूखने देते हैं। अब इस पट्टी को उस गैस जार में लटका देते हैं जिसमें 50% आपका एथेनॉल है तथा जल का मिश्रण है। 50% एथेनॉल और जल का मिश्रण है। ये ध्यान रखना चाहिए कि पेपर का निचला सिरा ये एथेनॉल जल के मिश्रण में डूबे, परंतु स्याही का बिंदु जिससे ऊपर रहे वो डूबना नहीं चाहिए। ये देखिए, इसको इस तरह से सेलो टेप के द्वारा लटका दिया गया है और एथेनॉल जल में पेपर आपका डूब रहा है, लेकिन जो आपने ये पॉइंट लिया है ये जल में डूब नहीं रहा है। इस तरह से ये होना चाहिए। फिर ये देखते हैं, एथेनॉल जल का जो मिश्रण है ये पेपर के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है तथा इसके साथ ही स्याही में उपस्थित डाई भी ऊपर चढ़ने लगती है। जो डाई एथेनॉल जल मिश्रण में अधिक विलीय है वे सबसे तेज़ी से ऊपर चढ़ती हैं और रंगीन धब्बा ये कागज़ की पट्टी के सबसे ऊपरी भाग पर बनता है। जो कम विलीय है वह ठोस धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। जो डाई सबसे कम विलीय है वो सबसे ऊपर तक चढ़ती है। जो सबसे कम विलीय सबसे ऊपर तक, और जो ज़्यादा विलीय है जो ज़्यादा विलीय है वो सबसे नीचे रह जाती है। जब एथेनॉल जल ये मिश्रण की पट्टी के ऊपर पहुंच जाता है तो इसे जार से निकालकर सुखा लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त धब्बे वाली कागज़ की पट्टी ये क्रोमेटोग्राफ कहलाती है। अतः काली स्याही का उपयोग करने पर क्रोमेटोग्राफ में 3 धब्बे बनते हैं। अतः इन काली स्याही में 3 प्रकार के भिन्न डाइयाँ ये होती हैं। रासायनिक विश्लेषण में क्रोमेटोग्राफी तकनीक ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य अनुप्रयोग ये निम्नलिखित हैं। यह विलयन में रंगीन घटकों डाई को पृथक करती है, पृथक कर देती है। रक्त में नशीले पदार्थों तथा विष आदि को पृथक करने में, और प्राकृतिक रंगों से रंजन पिगमेंट को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी ये बहुत उपयोगी है। चौथा इस क्रम में देखते हैं आसवन विधि द्वारा पृथक्करण। आसवन द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना और वाष्प को फिर ठंडा करके द्रव में बदलना, ये कहलाता है आसवन। आसवन से ऐसे हम ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, जैसे आपका नमक ये ठोस हो और जल ये आपका द्रव है। ये एक ठोस है और एक द्रव है, ये एक विषमांगी मिश्रण, इसको हम आसवन प्रोसेस द्वारा पृथक कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ इस फिगर से हम समझ सकते हैं। देखिए एक साधारण आसवन विधि ये दी गई है, साधारण आसवन विधि ये दी गई है। देखिए इसमें क्या है कि एक
स्पिट लैंप लेते हैं, एक गोल पेंदी वाला ये फ्लास्क लेते हैं जिसमें नमक और जल का विलयन भर देते हैं, एक डाट लगा देते हैं और एक ये ऊर्ध्वाधर स्टैंड में इसको जाली पर रख देते हैं। यहाँ स्पिट लैंप से इसको गर्म करते हैं, डॉट लगा करके एक थर्मामीटर यहाँ लगा देते हैं। ये जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से ये वेपर ये ऊपर बढ़ेगा। यहाँ से एक रास्ता होता है जो जल का निकास है, ये इसमें एक कंडेंसर लगा देते हैं जो कि एक स्टैंड से लगा हुआ होता है। जो भाप है वो आगे बढ़ता है और कंडेंसर द्वारा ये ठंडा हो जाता है और जो ठंडा होता है वो बूंद बूंद करके इस तरह से जल यहाँ तरल के पदार्थ के रूप में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हम आसवन विधि द्वारा नमक और जल को अलग कर सकते हैं। तो ये एक साधारण सी विधि हुई आसवन की। अब इसके बाद हम दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण का सेपरेशन देखते हैं। इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण। अभी हमने एक ठोस और एक द्रव के बारे में जाना। अब दो ठोस कर रहे हैं, दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण हो, उसको हम कैसे पृथक्कृत कहते हैं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर लिक्विड्स। अभी हमने एक साधारण आसवन जाना, अब ये होगा एक प्रभाजी आसवन। सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वे द्रव जो आपस में किसी भी अनुपात में मिश्रित हो जाते हैं तथा एक परत का समांगी विलयन बनाते हैं, विलयशील या मिश्रणशील द्रव कहलाते हैं। विलयशील या मिश्रणशील द्रव कहलाते हैं। जैसे आपके एल्कोहल और जल, एसीटोन और जल, एसिटिक एसिड और जल, ये किसी भी अनुपात में मिश्रित हो सकते हैं। इनका जो पृथक्करण हम करते हैं ये प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। एथिल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण का पृथक्करण ये प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वथनांक का अंतर होता है वो 25 डिग्री से केल्विन से कम होता है। जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा वह पहले आसवित होगा और मिश्रण में जिस द्रव का क्वथनांक ये अधिक होगा वो बाद में उच्च होगा, वो बाद में आसवित होगा। एसीटोन, एथेनॉल तथा जल के मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्कृत किया जाता है। ये प्रभाजी आसवन को इस तरह से पृथक्कृत किया गया है। यहाँ देखिए, प्रभाजी आसवन को इस तरह से। प्रभाजी आसवन और साधारण आसवन में बस सिर्फ यही इतना अंतर है कि जब यहाँ से वेपर निकलता है तो ये वेपर वहाँ सीधे ही इस कंडेंसर में आ जाता था घूम के। यहाँ क्या है, एक प्रभाज स्तंभ बनाते हैं, शीशे के टुकड़े डाल करके ये प्रभाज स्तंभ बनाते हैं। तो जब दोनों में अंतर कम होता है, दोनों के आसवन में अंतर कम होता है, तब हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। बस दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। इसमें एक प्रभाज स्तंभ का प्रयोग करते हैं और उसमें किसी भी प्रभाज स्तंभ का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे करते हैं। अब देखिए प्रभाजी आसवन के अनुप्रयोग। प्रभाजी आसवन के अनुप्रयोग क्या है? आसवन का अनुप्रयोग, इसके द्वारा कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि को पृथक किया जाता है। दूसरा है, इसके द्वारा प्रयोगशाला में मिश्रणीय द्रव, इसको पृथक किया जाता है। और तीसरा है, इसके द्वारा वायु के विभिन्न गैसों को भी पृथक्कृत किया जाता है। वायु के विभिन्न गैसों को कैसे पृथक्कृत किया जाता है, आइए थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करते हैं। देखिए, वायु के विभिन्न गैसों का पृथक्करण। हम जानते हैं कि वायु में ये विभिन्न गैसें हैं।
वायु को पहले संपीड़ित कर दिया जाता है, ये आपका संपीड़ित और ठंडी वायु हो गई। अब ये वायु क्या हो गई, कुछ द्रव वायु हो गई, कुछ लिक्विफाइड हो गई। अब जब ये लिक्विफाइड हो गई तो इसको अब प्रभाजी स्तंभ से इसका आसवन करते हैं, इसको गर्म करते हैं। अब ये 3 भाग में सेपरेट होता है, अलग होता है। ये वायु का पृथक्करण है, वायु में गैसों का पृथक्करण है। ये प्रथम गर्म करने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 196 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये नाइट्रोजन आपका अलग होगा। और द्वितीय गर्म करने पर आपकी बॉइलिंग पॉइंट 186 डिग्री है, इस पे आर्गन होगा। और तीसरे पर आपका ऑक्सीजन होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। द्रव गैस के प्रभाजी आसवन द्वारा वायु की विभिन्न गैसों को इस तरह से अलग किया जाता है। पृथक्कारी फनल, ये पृथक्कारी फनल क्या होता है, इसके द्वारा हम किस तरह से अलग करते हैं इसको देखते हैं। पृथक्कारी फनल द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। वे द्रव जो आपस में मिश्रित नहीं होते और पात्र में अपनी अलग अलग परत बनाते हैं उनको अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। जैसे आपका पेट्रोल और जल, आप पेट्रोल और जल को मिला दीजिए तो आपका जल नीचे हो जाएगा, पेट्रोल ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही सरसों का तेल और जल दोनों ही भले लिक्विड हैं लेकिन दोनों ही अमिश्रणीय द्रव हैं। अमिश्रणीय द्रव को हम पृथक्कारी फनल द्वारा पृथक्कृत करते हैं। केरोसिन तथा जल के मिश्रण का पृथक्कारी फनल द्वारा पृथक्करण। केरोसिन और जल, मिट्टी का तेल और जल ये मिला हुआ है, इसको अलग करना यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक पृथक्कारी फनल है। इस पृथक्कारी फनल में हल्का द्रव केरोसिन ये ऊपर हो जाता है और भारी द्रव ये जल नीचे हो जाता है। स्टॉप कॉक द्वारा हम इसको धीरे धीरे भारी जल को नीचे एक बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं, बूंद बूंद करके हम इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह से हल्का जो आपका केरोसिन है ये ऊपर फनल में बचा रह जाता है और द्रव को हम बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने ये जाना आज कि किस तरह से हम मिक्सचर में से और इनके अवयवों को अलग करते हैं, ये पृथक्करण होता है। आपने पृथक्करण में जाना कि ठोस को किस तरह से अलग किया गया, ठोस और द्रव को किस तरह से अलग किया गया और द्रव से द्रव के मिक्सचर को किस तरह से अलग किया गया। तो इस तरह से मिश्रणों के अवयवों का पृथक्करण आपने सीखा। इसके नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।